नमस्कार, मैं हूं सर्वेश। न्यूज़ 24 के रियल स्टूडियो में आईएसओम्स के प्रैक्टिकल सेशन में आपका स्वागत है और मेरे साथ है रेखा बेंतोला। आज हम चर्चा करेंगे अखिलेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल की। क्या अखिलेश सरकार के उम्मीदों की साइकिल दौड़ी या हुई पंचर? चर्चा करने के लिए हमारे साथ आईएसओम्स के स्टूडेंट्स के एमएनसी के स्टूडेंट मौजूद है। सुनीत सिंह, गौरव गंभीर, विकल्प त्यागी, भवदीप सिंह चड्डा। चर्चा को शुरू करने से पहले पूछना चाहूंगी सुनीत, आपको क्या लगता है 1 साल का जो कार्यकाल है, आप अखिलेश यादव के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए हैं। किसी के भी काम को 1 साल में आंकना, मतलब 1 साल में उसकी पूरी छवि को डिस्क्राइब करना उतना आसान नहीं है, लेकिन जो 1 साल में काम हुए हैं वो मेरे हिसाब से ठीक काम हुए हैं। अच्छा, तो सुनीत यहाँ कहना चाहते हैं गौरव की 1 साल के काम ठीक है और 1 साल का छोटा सा समय काफी नहीं है अखिलेश यादव को आंकने के लिए। आपका क्या राय है? इनके साथ इनकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। हम 1 साल में देख सकते हैं जो वादे अखिलेश सरकार ने किए थे उस साइकिल के ऊपर कि इस साल यूपी में ये होगा वो होगा, वो उन वादों को पूरा करने में अखिलेश सरकार बिल्कुल नाकामयाब हुई है। क्या विकल्प आपको वाकई में लगता है कि सरकार की छवि जो हाल ही में सरकार ने 1 साल पूरा किया, आपको लगता है कि वाकई में सरकार की छवि गिरी है? देखिए, छवि गिरती तो नहीं है, लेकिन जो वादे किए थे अखिलेश यादव ने और अखिलेश यादव का जो व्यक्तित्व उभर कर सामने आया था कैंपेनिंग के टाइम पे, लेकिन वो सब नहीं दिखा। और मुझे नहीं लगता कि सरकार का जो परिणाम है बहुत अच्छा है और सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो उनको लगता है कि 60 सीटें वो जीत पाने का उनका सपना है 2014 लोकसभा में, तो इस परिणाम के जरिए तो वो नहीं जीत पाएंगे, उन्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। आपको क्या लगता है, आप सहमत है विकल्प की राय से? देखिए, जहां तक बात हुई छवि की, तो छवि अभी भी ठीक है, उसमें गिरावट हुई है, पर हमें यह भी समझना होगा कि उनसे उम्मीद कुछ ज्यादा ही हमने कर ली थी, क्योंकि वो एक युवा नेता है। हमने ये नहीं सोचा कि उनका पहली बार ये कार्यकाल में आ रहे हैं, पहली बार इतने सामने इतने सशक्त तरीके से लेकिन अगर मुख्यमंत्री है, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अपेक्षा तो होनी लाजमी है, मीडिया हो या आम आदमी हो। और उन्होंने खुद ही कहा था, ये भी हो सकती है कि कैंपेनिंग में उन्होंने IIM के लोगों को लेके आए, IIT के लोगों को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लोगों को लेके आए। कैंपेनिंग में कहा कि जो अभी तक समाजवादी पार्टी जिस ढर्रे पे थी उस ढर्रे पे नहीं जाएंगे, काम करेंगे। और उन्होंने साइकिल पे जितने भी कैंपेनिंग अपनी की थी वो कुछ नहीं दिखा। आप कैसे कह सकते हो कि अगर वो मुख्यमंत्री है तो अनुभव की कमी है, तो मुख्यमंत्री नहीं बनी। लेकिन विकल्प हम साफ तौर से ये तो नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव की सरकार में काम नहीं हुआ है। क्या काम हुआ? आप बताइए क्या काम हुआ? टैबलेट बांटना, साड़ियां बांटना और 45 लाख रुपए बांटना और 2 लोगों को नौकरी देना, क्या इसे काम कहते हैं? अखिलेश यादव जिन चुनावी वादों के साथ मैदान में उतरे थे, उन्होंने अपने जीतने के बाद काफी चुनावी वादे पूरे किए। या तो बेरोजगारी भत्ते का मामला हो, लोगों बच्चों को टैबलेट देने का मामला हो, कन्या विद्याधन का मामला हो, कन्या विद्याधन, बेटी पढ़े देश बढ़े। 1 साल के अंदर अपने जो भी वादे हैं उनको पूरी करने की पूरी बेटी पढ़े देश बढ़े, कन्या विद्याधन की ऐसी 3 योजनाओं का जो सरकारी बजट था, जो अनुमानित बजट था 3000 करोड़ का था, उसमें सिर्फ 1000 करोड़ दिए गए। और आम लोग कह रहे हैं सिर्फ यादव और मुस्लिम कुछ चुने हुए लोगों को दिया जा रहा है, आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश सरकार 2 से 24 सीटों के साथ पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है, ठीक है। इसकी तिलमिलाहट विपक्षी दलों में है। वो लोग इस तरह की बातें उठा रहे हैं कि इतने ये घपला हुआ वो घपला हुआ। अगर सरकार ने दिया बच्चों को टैबलेट पीसी दिया, अगर वो दुकानों पे बिकने चले गए, इसमें सरकार आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि टैबलेट बांटा, लैपटॉप बांटा, हो सकता है सरकार का प्लस पॉइंट हो, लेकिन जिस प्रकार से सरकार में गुंडाराज बढ़ रहा है, सरकार की छवि दिन ब दिन गिरती जा रही है, आपको क्या लगता है इस बारे में? पहली चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, सरकार में गुंडा आंकड़े हैं वो गिरे हैं, आंकड़े जो है गिरे हैं। अगर हम 2011 और 12 के आंकड़ों से लेकर हम 12 और 13 के आंकड़ों में देखें तो उसमें गिरावट हुई है। तो ये गुंडा राज का छवि जो लाना, मैं सहमत हूं, लेकिन अखिलेश यादव का वादा था, अखिलेश यादव ने वादा किया था कि जो अभी तक समाजवादी पार्टी पे आरोप लगते थे कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी जो कहा जाता था, अखिलेश यादव ने सरकार बनाने से पहले कहा था कि ये सब नहीं होगा। इस बार समाजवादी पार्टी अलग ने अवतार में दिखाई नहीं दी। मैं विकल्प को एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा
डीपी यादव को जब हम पार्टी बिल्कुल समाजवादी पार्टी के महासचिव ने जब डीपी यादव को पार्टी में शामिल करने की सिफारिश की, अखिलेश यादव ने ना तो डीपी यादव को शामिल किया बल्कि मोहन सिंह को भी महासचिव के पद से बर्खास्त कर दिया। मैं यही पूछना चाहूंगा कि डीपी इतना बड़ा स्टार्टिंग में मैं वही पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव की हम यहाँ पर बात करें 1 साल के कार्यकाल की, वही अखिलेश यादव जो चुनाव से पहले डीपी यादव को शामिल करने पर उन्होंने साफ मना कर दिया था, जिनके ऊपर केस है, जो गुंडागर्दी में रहे होंगे, डीपी यादव को उन्होंने हटाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया था समाज को। उसी के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद चाचा और ताऊ के बीच में फंसे अखिलेश यादव और फिर राजा भैया का केस हो, मुख्यमंत्री अकेले मुख्यमंत्री नहीं है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री नहीं है, 6.5 मुख्यमंत्री है। और आधा कोई बचता है तो अखिलेश यादव। सरकार को सिर्फ अखिलेश यादव नहीं चला रहे हैं, साथ में मुलायम सिंह मिलकर सरकार चला रहे हैं। 6 लोग चला रहे हैं, अनिता सिंह तक चला रही है। सरकार को एक अकेला नहीं चलाता, ये हम भी चलाने के लिए होना चाहिए। वो तो आधे उनका तो रोल नहीं है। आजम खान मैं इस पे टिप्पणी देना चाहूंगा। राहुल गांधी बात करते हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण की। नहीं, हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। आप राहुल गांधी से आप कंपेयर तो इसमें खराबी क्या है? खराबी क्यों नहीं? अगर शिवपाल यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, एक तरफ आजम खान है जिनकी चलती नहीं है। देखिए सुनील, आजम खान की चलती नहीं है, शिवपाल यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मायावती अकेले शासन चला, आप तानाशाह बोलते हैं। अगर अखिलेश यादव, अगर आप समाजवादी पार्टी में 6 लोग, समाजवादी पार्टी में 6 लोग। सुनील, माफ कीजिएगा, मुझे आप सभी को यहाँ रोकना पड़ेगा क्योंकि समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे क्योंकि चर्चा उस पार भी जारी है। बने रहिए हमारे साथ। टीवी जर्नलिस्ट के लिए जरूरी है कैमरा फ्रेंडली होना, और आज हम आपको बताएंगे एंकरिंग और रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर आप भी इनकी तरह टीवी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो BAG नेटवर्क के मीडिया इंस्टीट्यूट आइजम्स में एडमिशन लें। Courses offered: Bachelor's in Mass Communication, Master's in Mass Communication, PG Diploma in Broadcast Journalism, PG Diploma in TV Production and Direction। एडमिशन के लिए संपर्क करें आइजोम्स FC23 सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। मोबाइल नंबर 09958277022, 08860022242। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। जिस प्रकार चर्चा चल रही थी, भवदीप आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से मायावती की जनसभाएं होती है, वो बार बार कहती है कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है और यूपी के अंदर शायद राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ बयान देने से राष्ट्रपति शासन लगा नहीं जा सकता। उसके लिए तर्क के साथ साथ उनको जो गणित भी जो है, जो किस तरह खराब हुई है, चरमरा गई है, अगर वो ये सामने रख सकती है कि इतना राज्यों में ये बखान है, उतनी जगहों का वो बखान है, तब कुछ बात बनेगी ना। आप सिर्फ सीधा जो है ये एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की तरह आप सामने आके बोले, और उनको ये भी समझना होगा वो ये बोल रही हैं जब उनके पूर्ण बहुमत से यही समाजवादी पार्टी उन्हीं की सरकार को हरा के सामने आई है। तो इस बात पर कोई भी जिक्र करा नहीं जा सकता। उन्हीं की समाजवादी पार्टी के कई सीनियर नेताओं के साथ भी और कई सपोर्टर्स भी हैं, उनका कहना है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से फेल हो रहे हैं सरकार चलाने में। और जिस प्रकार से शाही इमाम साहब का कहना है, जो सपोर्टर भी हैं समाजवादी पार्टी के, कि अखिलेश यादव पूरी तरह से विफल हो रहे हैं सरकार चलाने में। शायद मुलायम सिंह यादव को आगे आना चाहिए और शासन की बागडोर संभालनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे विकल्प इस बारे में आप? ये तो बेबुनियाद सवाल है। पहली बात तो शाही इमाम, अब अगर आप ताजा नतीजा देखें तो शाही इमाम अभी सरकार के साथ नहीं है, धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ दिनों पहले बोला था उन्होंने, ये साफ बात है, मुलायम सिंह यादव बागडोर नहीं संभाल पाते, तो ये तो बेबुनियाद है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो रहेंगे और अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे। लेकिन हम बात करें 1 साल की, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि उनको हटा दीजिए और मायावती का है कहना। लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं अखिलेश सरकार के सामने। मार्च 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक देखा जाए 27 सांप्रदायिक दंगे, 2500 हत्याएं, उनमें 97 कम्युनल राइट्स के दौरान हत्याएं, ऐसे तमाम इतने सारे केसेस अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। 7 जिलों में पुलिस अधीक्षक नहीं है, ठीक है। उनमें से कुछ 35 IPS रैंक के बहुत ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको DGP ऑफिस में अटैच करके रखा है। हिंदू वाहिनी के नेता राम बाबू
कि गुप्ता की हत्या कर दी गई, उसमें भी सपा नेता का हाथ था। इसके अलावा अगर आप देखें जियाउल हक की उस हत्या को, बिल्कुल जियाउल हक का आपने मुद्दा उठाया। पूछना चाहूंगा गौरव आपसे कि जिस प्रकार जियाउल हक की जो एक डीएसपी थे, उनकी सरेआम बाजार के अंदर उनकी जो पब्लिक के अंदर उनकी हत्या कर दी गई उन्हीं के रिवॉल्वर से, तो आपको क्या लगता है कि एक प्रकार से सरकार की जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है? हाँ, हमें यही लग रहा है कि सरकार की शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रखी है। उसके बाद उन्होंने उसको 2 जॉब्स प्रोवाइड कर दी, उसके अलावा उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया गया उसको। तो इस तरह से यही लगता है कि सरकार पूरी तरह से चरमरा चुकी है, अपना फायदा बनाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनकी हेल्प कर रही है। जहां तक रही विकास की बात, विकास तो हो ही नहीं रहा यूपी में, विकास की बात नहीं हो रही। सुनीत, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जहां तक आपने जियाउल हक वाले केस की बात की, तो उसमें कहीं से भी समाजवादी आप सरकार को उसमें क्यों ला रहे हैं? सरकार में वहां पे कुछ राजा भैया का भी हाथ था, जो जिनको मंत्रालय दिया गया था। मैं आपको करेक्ट कर दूं, राजा भैया का हाथ है, नहीं था सीबीआई जांच वहां चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन सीबीआई उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। उससे पहले आप उसे आरोपी कैसे घोषित कर सकते हैं राजा भैया को? मैं एक सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन हम ये बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि उनकी अखिलेश सरकार के राज में वो क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग पहले से ही सीबीआई केस में फंसे हुए, चाहे वो राजीव कुमार की बात करें, नीरा यादव की बात करूं, मैं आईएएस ऑफिसर सदाकांत की बारे में बात करूं, और इसके अलावा करप्टिव मिनिस्टर्स हैं वो भी इस सरकार के अंदर शामिल हो रखे हैं। देखिए, इनके ऊपर जो भी ये एक न्याय की प्रक्रिया होती है, अगर आप इस चीज में सरकार पे सवाल उठाते हो तो कहीं ना कहीं अपनी देश की न्याय प्रक्रिया पे भी सवाल उठा रहे हैं। ये लोग, जो लोग भी आज सरकार में शामिल है, सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी में शामिल है ये लोग, तो कहीं ना कहीं न्यायालय से इनको थोड़ी सी राहत मिली, इसलिए ये लोग सारे कंप्लीट करना चाहूंगा। इसमें इन्होंने बोला कि जियाउल हक के उसमें राजा भैया कोई हाथ नहीं था, लेकिन हमेशा से रिकॉर्ड रहा है समाजवादी पार्टी का। और इस बार भी आप देखें कि अनिता सिंह पहले मुलायम सिंह यादव की बहुत खास मानी जाती थी, इस बार मुख्यमंत्री की सचिव है। नवनीत सेकेरा, पहले उन पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, डीआईजी लखनऊ बन गए हैं, उनके 58 एनकाउंटर में उनका नाम था, बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर थे ऐसे ही। और हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, हमेशा सीनियर अधिकारी बोलते हैं, जितने भी सीनियर रैंक के अधिकारी हैं उनकी अगर वो विरोध करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। बब्दी, देखिए, अगर किसी राज्य में अगर खुद आईएएस ऑफिसर सबके दायरे में हो, जैसे शशि भूषण की बात करें, वो खुद छेड़छाड़ के मामले में पकड़े जाते हैं। दूसरी बात करूं मैं, अगर उनके एक लीडर है प्रताप सिंह, उनके बेटे सामने आते हैं कि लड़कियों को छेड़ते हुए नजर आते हैं, जब खुद अगर पार्टी के अंदर ही लीडर्स के बच्चे या लीडर खुद ही इस तरह का काम कर रहे हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि वहाँ गुंडा राज नहीं है? ये तो साफ एक गुंडा राज को। आपने शशि भूषण का जो मुद्दा जो उठाया है, बिल्कुल सही, मैं आपके साथ हूं कि इसमें जब पार्टी में ही ऐसे लोगों को भर्ती किया जाएगा तो फिर लोगों पर क्या प्रक्रिया, लोगों पर क्या इमेज जाएगी, मतलब लोग क्या समझेंगे जनता का। बट इस समय जो मुद्दा जो है वो ये है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं भौदीप जो रेखा ने बात की कि अगर उन्हीं के लोग, सरकार के अधिकारी अगर इन सब चीजों में शामिल हो रहे हैं तो इसमें सरकार की विफलता है। मैं आपको बता दूं कि जब लखनऊ स्टेशन पे एक एसपी ने ट्रेन में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, वहां पे अखिलेश यादव ने उसका संज्ञान लेते हुए सबसे पहले उसको बर्खास्त करके जांच कमेटी बिठाई। ठीक है, तो आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखा देखिए, राकेश बहादुर सीई और संजीव सरन, उनके पास 4 साल से केस चल रहा है, 4000 करोड़ का मामला, उसमें हाई कोर्ट के दखल के बाद भी उनको नहीं हटाया गया। तो सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में आप जवाब दीजिए। पहले मैं जवाब चाहूंगा सुनीत से। देखिए, अब मैं आपका सवाल समझाने दोबारा से आप बोले। नोएडा अथॉरिटी पे जो संजीव सरन और राकेश बहादुर थे, वहां के सीईओ और थे वहां पे, पहले उनके ऊपर 4000 करोड़ का मामला चल रहा था, घोटाले का मामला। हाई कोर्ट के दखल के बाद भी उनका तबादला नहीं किया गया। अभी हाल ही में राकेश बहादुर को हटाया हुआ, संजीव सरन अभी बने हुए हैं, दोनों समाजवादी पार्टी ने उनको नियुक्त किया था। उनके बारे में क्या कहेंगे? पार्टी करेगी ना इसमें, लेकिन पार्टी का विवेक होता है, उन्होंने हटाया, जो आदेश है उसको फॉलो किया जाएगा। अगर नहीं किया जाए, अभी 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं, तो सरकार इसका जवाब देगी। पड़ेगा। एक अंतिम पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा विकल्प आपका कि इस बार जो 2012 में जो यूपी के चुनाव हुए थे उसमें जो एसपी सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत से बनी थी, फिर भी राजा भैया हो या दूसरे आरोपी नेताओं को शामिल करने की क्या वजह बनी?
देखिए, राजा भैया को शामिल करने का सबसे बड़ा मतलब एक चीज यही थी कि जो समाजवादी पार्टी दो वोट बैंक पे जल्दी से, कोई समय कम केंद्र बिंदु उनके 2 वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव, ठीक है। और राजा मतलब ठाकुरों की राजनीति में राजा भैया जो है उनका एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो उनको नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था, ये सबको पहले से पता था। मतलब राजनीतिक समीकरण ऐसे थे कि उनको लेना ही पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और समय की कमी है इस वजह से इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन ये चर्चा छोड़ के जा रही कुछ सवाल, और वो सवाल है क्या अखिलेश यादव अपने कंधों पर सरकार को आगे ले जा पाएंगे? क्या यूपी में कभी होगी विकास की राजनीति, या फिर यूपी सिर्फ सिमट के रह जाएगा एक गुंडा राज में? अभी बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए News 24।